Okay, students, if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. अगर आपको कल के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं. कल हमने पार्टीज के बारे में पढ़ा था. Students, are you able to see the screen? यस मैम. ओके, तो आपको कल के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बताएं, रिप्लाई करें. हम टेक्निकल इशू की वजह से वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ें. टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस. अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे इन लोगों ने कोलिएशन यानी कि गठबंधन की सरकार जो है उसका एक एजेंडा लेके चले थे ये, और अपने जो इनके प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, इनके पार्टी के अंदर बहुत छोटी छोटी पार्टीज जो थी वो डिफरेंट बन रही थी. जैसे हमने पहले कल पढ़ा था, सोशलिस्ट पार्टी या सीपीआई जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही इन्फ्लुएंस थी और इसके अंदर ही सरवाइव कर रही थी. लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद में इनको अलग होना पड़ा. मतलब ये अलग हुए क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी कांग्रेस की नीति से. तो अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि कैसे इनके अंदर जो इश्यूज चल रहे थे पार्टी के, ये जो ग्रुप्स थे ये कांग्रेस के अंदर ही हुआ करते थे और इनको बोला जाता था फैक्शंस. ठीक है, क्या बोला जाता था इनको? फैक्शंस की तरह बोला जाता था. और ये फैक्शंस जो होते थे यानी छोटी छोटी पार्टियां जो होती थी ये अंदर ही रहती थी कांग्रेस के, और वहाँ पर ही अपने डिफरेंसेस जो है उनको सॉल्व करती थी. और एक जो एजेंडा था इनका वो कॉमन हुआ करता था. ठीक है, ऑल्दो ये बहुत ही डिफरेंट पार्टीज हुआ करती थी, इनके छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे, ये फिर भी कांग्रेस के अंदर ही इंक्लूडेड रहती थी. ये बाहर निकल के ऑपोजिशन में नहीं आती थी कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस उस समय काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश्ड पार्टी हुआ करती थी. ठीक है, और इसी वजह से कोई भी उसके अपोजिशन में जाना बेटर नहीं समझता था. सब लोग चाहते थे कि वो अंडर ही रहे उसके. ठीक है, कांग्रेस के. तो ये एक तरीका था इनका. और इन छोटी छोटी पार्टीज को हम फैक्शंस की तरह जानेंगे. अब ये क्या होते थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, ये वीकनेस बनने की बजाय पार्टी की ये क्या बनती थी, स्ट्रेंथ बनती थी. यानी कि इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है वो इनका मेन काम हुआ करता था. मतलब ये यूँ नहीं कि इनके अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग इनकी इच्छा है तो अलग पार्टी बना ले और ऑपोजिशन में चली जाए, नहीं. या इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बाहर दूसरी पार्टियों के सामने निकल के आ जाए, ऐसा भी नहीं था. ठीक है, ये लोग करते थे क्या, कोशिश कि इनके अंदर ही अपने मैटर्स को रिजॉल्व करें, अंदर ही अपने सारे डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें, और फिर उसके बाद में बाहर ये ऐसे मतलब इनका ये आउटलुक होता था कि ये एक पार्टी की तरह ही जाने जाएं. ऐसे नहीं कि अंदर ही अंदर बहुत अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज जो वो निकल के आ रही है. तो बेसिकली यही लाइन जो है बार बार आपको इस टॉपिक के अंदर बार बार आपको अलग अलग शब्दों में सुनाई देगी, समझ में आएगी. ठीक है, क्योंकि इनका कंपटीशन जो था अंदर के अंदर पार्टीज में हो जाता था. ठीक है, लेकिन वो बाहर ऑपोजिशन के तौर पे नहीं निकल के आते थे. ठीक है, वो ऑपोजिशन में जो पहले हुआ करती थी पार्टीज, उन्हीं के लिए था. जो अंदर की पार्टीज थी वो थी तो कांग्रेस की ही, और उनके जो डिफरेंसेस थे उनको सबको साथ में लेकर के चल रहे थे. इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे सोशलिस्ट पार्टी का हमने कल पढ़ा था, उनका
जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो एजेंडा था कि ये वर्कर्स और पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने नेक्स्ट इलेक्शन में वही आइडियोलॉजी अपने अंदर इंक्लूड कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें काम कौन करते थे, ये जो छोटे छोटे फैक्शंस होते थे, ये सारी पार्टीज़ जो है, ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ये सारे मिलकर के इस चीज़ को जो भी इनके अपोजिशन की तरफ से काम आता था, यानी इनके कोई सवाल उठता था, तो उसको रिजॉल्व कर लेते थे, ठीक है, अपने एजेंडा में इंक्लूड कर लेते थे। अब अगर कोई व्यक्ति पार्टी लेके चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी लेके चल रहा है, उसको काफ़ी सारे लोगों के साथ में डील करना पड़ता है, और उनके डिफरेंसेस और उनकी सिमिलैरिटीज़ या उनकी डिज़ायर्स सबको फुलफ़िल भी करना पड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को ही प्रॉपरली नहीं चला पा रहा, तो वो देश के इलेक्शंस में कैसे कंपटीशन को हैंडल करेगा, ठीक है, कैसे देश को चलाने की सोच सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर पार्टी में है, ठीक है, और वो एज अ लीडर देखा जा रहा है उसको, ठीक है, और चलाया जा रहा है, तो क्या होता है, मेन बेसिक चीज़ क्या देखी जाती है कि वो अपनी पार्टी को किस तरीके से होल्ड करे हुए हैं, किस तरीके से कंट्रोल करे हुए हैं, क्या उनका आउटलुक है, अपनी पार्टी के लोगों को कैसे साथ में लेके चलना है, यूनाइट कैसे करना है उनको। उस चीज़ को देखते हुए आगे जा कर के फिर वो पार्टी और बड़े लेवल पे जाती है, अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेज बनते हैं, सिटीज़ में बनते हैं, सबको साथ में लेके चलने वाली जो चीज़ होती है, वो ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेन एजेंडा होती है, मेन एसेंस होता है उस पार्टी का, ठीक है। अगर वो अपनी पार्टी को इंक्लूड इस तरीके से लेके चलेंगे, तब वो आगे जाकर के देश को भी साथ में रखेंगे, और उनके देश के हित में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी जो डिफरेंसेस हैं, या उनके बीच में सॉर्ट आउट करेंगे, सब सोल्यूशन निकालेंगे उनकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वही पढ़ेंगे आगे लाइन टू लाइन कि किस तरीके से जो है उन्होंने इस चीज़ से डील किया, उनके जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे रिजॉल्व करा, और किस तरीके से उन्होंने इनके डिफरेंसेस को एक स्ट्रेंथ के तौर पे देखा। This coalition-like character of Congress gave it an unusual strength. ये जो coalition इनका कैरेक्टर था, यानी गठबंधन जैसा जो इनका कैरेक्टर था कि सारी छोटी छोटी पार्टीज को साथ में लेकर के चलना, इसको एक इनको अलग ही तरह की ताकत मिली थी। Firstly, a coalition accommodates all those who join it. Coalition जो है वो सबके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ थी, ठीक है, जो भी उस पार्टी को ज्वाइन कर रहा था। Therefore, it has to avoid any extreme position and strike a balance on almost all issues. इसीलिए उनको किसी भी पर्टिकुलर एक पोजीशन को लेकर के लड़ना, ठीक है, या स्ट्राइक करना, या किसी भी चीज़ का विरोध करना, वो हटा दिया जाता था, और उन सबको एक बैलेंस लेके चलना पड़ता था सारे इश्यूज़ पर, जो भी उस समय डील कर रहे थे ये इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनके लिए इनको एक प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ता था हर इशू के लिए। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर इशू को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें और दूसरे को जो है कम इम्पोर्टेंस दें। कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ कोलिएशन। और किसी भी गठबंधन का मेन पार्ट क्या होता है, मेन इनके हॉलमार्क्स यानी कि मेन इनके फीचर्स क्या होते हैं, पहला तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और इंक्लूसिवनेस यानी आपको सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। यही गठबंधन का मेन जो एसेंस है वो यही होता है, ठीक है। अब आपको भी जैसे पता होगा, आप अभी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज़ वहाँ पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं ना कि आप 12th आर्ट्स वाले हैं तो 12th साइंस और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे या उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट निकाल देंगे। आप काम कर रहे हैं एज अ होल स्कूल की तरह काम देखा जाएगा आपको। एक स्कूल के अंदर 12th सेक्शन जो है, 12th क्लास जो उसके हिसाब से देखा जाएगा। सपोज़ आपको आगे जाके फेयरवेल मिलता है, तो आपका ऐसा तो नहीं ना कि साइंस वालों का अलग फेयरवेल हो रहा है, आर्ट्स वालों का अलग हो रहा है, कॉमर्स वालों का अलग हो रहा है, सबका साथ में ही होगा, सबको सेम चीज़ जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यही चीज़ है कि आपको कुछ अपने डिफरेंसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आप सब एक ही तरीके से एक ही उस पर बैलेंस लेकर के चलेंगे, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन अ डिफ़िकल्टी। इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे आप सब लोगों को एक साथ लेके चलें, उससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके अपोजिशन पार्टी होती है उनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की अगर यूनिटी है, एक साथ में रहेंगे आप लोग, तो आपके सामने वाला जो है उसको प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि एक बल्क में इतने सारे लोग जो हैं वो एक ही पार्टी के अंदर इंक्लूडेड है, और उनके सामने अपोजिशन जो है वो भी जस्ट इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर ही रहा है, तो उनके लिए ये मुसीबत की बात थी। Anything that the opposition wanted to say
would also find a place in the program and ideology of the Congress. अब कोई भी चीज़ जो ऑपोजिशन कहना चाहता था, ठीक है, इनके खिलाफ में कहना चाहता था, उसको क्या होता था, थोड़े समय बाद ही उसको प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया जाता था। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स होते थे उसके अंदर इंक्लूड कर लेते थे कि ऑपोजिशन को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे ये लोग इनके खिलाफ कुछ बोलने का। Secondly, in a party that has the nature of a coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambitions of various groups and leaders are accommodated. दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली है कि इस तरह की गठबंधन का जो ये नेचर होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशक्ति होती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदरूनी तरीके से देखा जाए तो काफ़ी आंतरिक डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स होते हैं, कई सारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंसेस होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं और उनके एम्बिशंस भी अलग अलग होते हैं, यानी कि उनके गोल्स जो होते हैं यानी उनकी डिज़ायर्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं, तो उनको साथ में लेके चलना पड़ता है। The Congress did both these things during the freedom struggle and continued doing this even after independence. कांग्रेस शुरू से ये चीज़ करती हुई आ रही थी, जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी तब भी वो इसी तरह की चीज़ों को मैनेज कर रही थी। इस तरह के संघर्ष जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय भी इसी चीज़ को वो डील कर रही थी इसी चीज़ से, और वो इस चीज़ के साथ बाद में भी डील करती हुई आई जब हमें आज़ादी मिल गई तब भी। That is why, even if a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition. इसीलिए कोई भी ग्रुप जो खुश है अपनी पोजीशन से या खुश नहीं है अपनी पोजीशन से पार्टी के अंदर, या फिर उस ग्रुप को पार्स जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, शक्तियाँ इतनी नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो भी वो क्या करता था, पार्टी के अंदर ही रहता था, ठीक है, भले ही उसकी दूसरे ग्रुप्स से जो है फाइट हो रही हो, ठीक है, या उसके मतभेद हो दूसरे ग्रुप से एक ही पार्टी के अंदर, लेकिन फिर भी वो क्या करता था, पार्टी के अंदर ही रहता था, वो नहीं कि वो छोड़ करके ऑपोजिशन में आ जाए। सो इस पैराग्राफ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। अगर Yes, आप ma'am, it is clear. मैम यस मैम ये लाइन है ना, दी कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग्स। हाँ जी ओके। Congress did both these things during the freedom struggle and continued doing this लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाँ जी, डूइंग दिस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि पहले भी कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की चीज़ें, दो चीज़ें झेल रही थी कांग्रेस पार्टी जो है, डील कर रही थी दो चीज़ों से, एक तो आंतरिक डिफरेंसेस, इंटरनल डिफरेंसेस, और जो एम्बिशंस थे, अलग अलग डिफरेंट एम्बिशंस थे यानी इच्छाएं थी। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपकी क्लास में कई सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो उससे डील किया जाता है, एक टीचर जो इस चीज़ से डील करता है, और आपकी एम्बिशंस भी अलग अलग हैं। अब आप कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आरएएस बनना चाहता है, किसी को आईएएस की पढ़ाई करनी है, किसी को आरएएस की पढ़ाई करनी है, किसी को कुछ और सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी को आईपीएस में जाना है, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट एम्बिशंस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एम्स हो गए। तो दोनों ही चीज़ों को सॉल्व करना, दोनों ही चीज़ों को आगे जा कर के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से देख करके अभी साथ में लेके चलना, ये चीज़ कांग्रेस पार्टी आज़ादी मिलने से पहले भी कर रही थी डील, और आज़ादी मिलने के बाद भी डील कर रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज़ादी से पहले वो पूरी देश को साथ में लेके चलना चाह रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और यहाँ पर वो अपनी पार्टी को साथ में लेके चलना चाह रही थी अपने ऑपोजिशन के खिलाफ। अब समझ आया? यस मैम। सो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। Yes, ma'am. These groups inside the party are called factions. अब ये जो सारे ग्रुप्स होते थे किसी भी एक पार्टी के अंदर, उनको बोला जाता था factions. The coalitional nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions.
अब ये जो गठबंधन वाला नेचर था कि सबको साथ में लेके चलने वाला नेचर था कांग्रेस पार्टी का, उसके अंदर कई सारी चीज़ों को उनको सहन भी करना पड़ता था और कई सारे फैक्शंस को उनको एनकरेज भी करना पड़ता था, ठीक है। Some of these factions were based on ideological considerations, but very often these factions were rooted in personal ambitions and rivalries. अब क्या होता था, कई सारे ये जो factions यानी कि अलग अलग पार्टीज हुआ करती थी, इनका मेन मोटो होता था कि ये किस पे बेस्ड रहेंगी, आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस, यानी कि जो इनकी कांग्रेस पार्टी की मेन एजेंडा है उस पे बेस्ड रहेंगी। लेकिन अक्सर कई बार ये factions जो हैं अपने खुद के जो एम्स होते हैं या अपनी खुद की जो लड़ाई होती है उसको भी इनको डील करना पड़ता था। यानी सपोज आपके क्लास के अंदर 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, एक टीचर को सबको पिकनिक पे लेके जाना है, तो आप ये देखेंगे कि टीचर जो है उसको अपने ये जो 3 ग्रुप्स बने हुए हैं एक ही क्लास के अंदर, उनसे डील भी करना पड़ेगा, उनकी पर्सनल राइवलरीज यानी दुश्मनी जो है उसको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और जो उनके पर्सनल एम्बिशंस है, फॉर एग्जांपल आपको पिकनिक जाना है तो पिकनिक से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप चाहता है कि उनको पंजाबी कुजीन सर्व हो, दूसरा ग्रुप चाह रहा है कि उनको चाइनीज़ कुजीन सर्व हो, और तीसरा ग्रुप चाह रहा है कि वो अपना खाना खुद से लेके आए। तो इस तरह के एम्बिशंस हो गए आप लोगों के, सपोज कर रहे हैं अपन सिर्फ एक पिकनिक के उस पर लेकर के एग्जाम्पल को लेकर के, तो टीचर का काम क्या है कि सारी चीज़ों को सॉल्व भी करना होगा। जिनको अपना खाना खुद लेके आना है उनको अपना खाना लेके आना पड़ेगा, जिनको साउथ इंडियन चाहिए उनको साउथ इंडियन सर्व करना पड़ेगा, या जिनको चाइनीज़ चाहिए या पंजाबी चाहिए उस तरीके से उनके जो एम्स है उसमें काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनकी राइवलरीज जो है उसको भी सॉर्ट आउट कराना पड़ेगा कि वो आपस में लड़े नहीं और प्रॉपर एक पिकनिक इवेंट जो है उसको एंजॉय करें। Instead of being a weakness, internal factionalism became a strength of the Congress. ठीक है, अब क्या होता था, अब कमी बनने की बजाय, कमजोरी बनने की बजाय ये जो अलग अलग फैक्शंस होते थे ये क्या बनते थे, कांग्रेस पार्टी की ताकत बनते थे, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज़ में जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, तो वो अपने से रिलेटेड लोगों को वहाँ जाकर के इन्फ्लुएंस करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स सुनते थे, उन प्रॉब्लम्स का आगे जाकर के पॉलिसी मेकिंग के अंदर कुछ सोल्यूशन निकाला जाता था। तो ये जितने लोग इसके अंदर इंक्लूडेड थे वो सारे ही एक ताकत की तरह थे, स्ट्रेंथ की तरह थे कांग्रेस की, वीकनेस नहीं बन रहे थे। Since there was room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. अब क्योंकि पार्टी के अंदर ही कई सारे फैक्शंस जो थे वो आपस में, उनके पास जगह थी कि वो आपस में ही अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉर्ट आउट करें, अपने डिफरेंसेस जो हैं उनको सॉर्ट आउट करें, इसीलिए क्या होता था, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि कई सारे लीडर्स जो हैं जो अलग अलग जिनके इंटरेस्ट हुआ करते थे, आइडियोलॉजीज़ हुआ करती थी, वो अलग अलग विचारधारा वाले थे, अलग अलग एम्स वाले थे, जो अलग अलग सेक्शंस को बिलोंग करते थे, वो अपने सारे इश्यूज जो हैं एक ही जगह पर सॉल्व कर लेते थे बजाय बाहर जाकर के नई पार्टी बनाने के। समझ में आया ये पैराग्राफ? अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आई एम No, वेटिंग ma'am. No, ma'am. It's clear. प्लीज। ओके, दैट्स गुड, आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, दैट्स गुड। Most of the state units of the Congress were made up of numerous factions. अब कई सारी स्टेट यूनिट्स जो हैं कांग्रेस के अंदर, जो अलग अलग स्टेट के अंदर ये अपने ऑफिसेज ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रहे थे, वो कई सारे फैक्शंस में जोड़ करके बनाई गई थी। The factions took different ideological position, making the Congress appear as a grand centrist party. अब ये जो सारी अलग अलग फैक्शंस थे ये अपने अलग अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेकर के चलते थे, यानी इनके अलग अलग विचारधारा के साथ में ये चलते थे। कांग्रेस को कैसे बताते थे कि कांग्रेस क्या है, ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी है, यानी कि सारी चीज़ों का हेड कौन है, कांग्रेस है।
The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policy and decision making from the margins. अब क्या करते थे दूसरी पार्टीज जो होती थी वो क्या मेन बेसिक उनका क्या अटेम्प्ट रहता था कि ये जो फैक्शंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करें और इनडायरेक्टली जो पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग चीज़ है उसको एकदम बेसिक मार्जिन से शुरू करें। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टीज होती थी वो इनको अपोजिशन करती थी तो वो इनको पहले ही आइडिया दे देती थी, अपोजिशन में इनके खिलाफ कुछ बोलती थी तो फैक्शंस उस पर काम करने लगते थे और उस चीज़ को अपनी पार्टी के अंदर इंक्लूड कर देते थे। तो इनकी जो भी पॉलिसीज़ बनती थी उसके अंदर वो सब कवर हो जाता था तो इनके अपोजिशन के खिलाफ कुछ बचता ही नहीं था बोलने के लिए। They were far removed from the actual exercise of authority. They were not alternatives to the ruling party. Instead, they constantly pressurized and criticized and censured and influenced the Congress. अब क्या होता था ये जो दूसरी पार्टीज होती थी इसमें क्या होता था ये रूलिंग पार्टी के ऑल्टरनेटिव्स तो बन नहीं पाते थे इनकी इस ये पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी हमारी पार्टी जो इसको काम करनी कॉन्स्टेंटली ये लोग क्या करते थे प्रेशराइज करते थे क्रिटिसाइज करते थे या सेंश्योर्ड निंदा करते थे या कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है ये सब काम कौन कर रहा है ऑपोजिशन। इनके पास क्लियर अथॉरिटी नहीं है इनके पास क्लियर अधिकार नहीं है। The system of factions functioned as balancing mechanism within the ruling party. और factions जो होते थे वो क्या करते थे पूरे कार्य जो होता था किसी भी रूलिंग पार्टी के अंदर उसको बैलेंस करके चलते थे। The political competition therefore took place within the Congress. इसीलिए कहा जाता है कि political competition जो है वो कांग्रेस के अंदर ही चलता रहता था यानी कि अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो बेहतर काम करने की सोच रखते हुए कांग्रेस की जो पर्टिकुलर उस रूलिंग एक कहते हैं ना कि प्रॉपर लीडरशिप जो थी उसके अंदर अपना अस्तित्व बनाने के लिए आपस में ही कंपटीशन की भावना रखते हुए काम करते थे। In that sense, in the first decade of electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition. That is why this period of Indian politics has been described as the Congress system. इसीलिए पहला जो इलेक्टरल कंपटीशन हुआ था कांग्रेस का उसमें क्या हुआ था जो पहले इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर कांग्रेस जो है वो खुद ही रूलिंग पार्टी की तरह भी काम कर रही थी और ऑपोजिशन की तरह भी काम कर रही थी। अब इसको लॉजिक के साथ में नहीं लगाना है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है चीज़ कि अंदर ही इनके कंपटीशन चलता रहता था छोटे छोटे फैक्शंस के अंदर उस हिसाब से पढ़ना है कि कांग्रेस रूलिंग पार्टी की तरह और साथ साथ ऑपोजिशन की तरह भी काम कर रही थी। इसीलिए इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इस पीरियड को बोला जाता है कांग्रेस सिस्टम। ठीक है इस पैराग्राफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. What about rest of the No, students? ma'am. Okay. Okay. So आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है इसके साथ ही अब हम पढ़ेंगे भारतीय जना संघ। ये जो पार्टी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय जनसंघ जो है 1951 के अंदर बनी थी। ठीक है और इसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है इसको बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरह यानी आरएसएस की तरह भी जाना जाने लगा और हिंदू महासभा के तौर पे भी समझा जाने लगा था। ठीक है आरएसएस तो अभी भी आपको मालूम है एक ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके की पार्टी है। ठीक है इंडिपेंडेंस से पहले इसको इन दो नामों से भी जाना जाने लगा था मतलब इसकी लाइनेज आगे तक इसकी और कहते हैं ना ब्रांचेस जो थी उस तरीके से भी देखा जाता था। अब इनका बेसिक आइडिया क्या हुआ करता था इनकी आइडियोलॉजी क्या होती थी या इनके प्रोग्राम्स किस चीज़ पे बेस्ड होते थे ये ध्यान इनका मेन फोकस ये रहता था कि इंडिया को एक कंट्री की तरह देखा जाए एक कल्चर की तरह देखा जाए एक नेशन की तरह देखा जाए। ठीक है इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पे बेस्ड बन सके। ठीक है मॉडर्न तो बने इंडिया लेकिन उसके कल्चर और ट्रेडिशन के बेसिस पे बने मॉडर्न और प्रोग्रेसिव। ठीक है इनका मेन ये था कि ये चाहते थे कि वापस से इंडिया और पाकिस्तान को मिला दिया जाए एक अखंड भारत की तरह। ठीक है और ये
ऐसी पार्टी थी जो बिल्कुल मतलब ऑपोजिशन में थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके, ठीक है, ये चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया जाए, ना कि इंग्लिश को इंडिया के, ठीक है। अब इन और ये जो कंसेशन दे रहे थे छोटे माइनॉरिटीज़, कल्चरल और रिलीजियस, उसको, ये उनके खिलाफ थे कि किसी को भी पर्टिकुलर इस तरह का वो नहीं देना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। और इनके जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 1952 के अंदर, उसके अंदर इनको सिर्फ 3 सीट मिली थी और 1957 के अंदर इनको 4 सीट मिली थी। बाद में जाकर के ये पार्टी जो है कुछ अर्बन एरियाज़ जो थे जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। मेनली उनको वही जगह जो है सपोर्ट किया करती थी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इनके लीडर्स जो रहे हैं वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधौक, ठीक है। बाद में जाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी, माना जाता है उसकी रूट्स जो हैं वो भारतीय जना संघ से ही निकली हैं, ठीक है। So we only have 1 minute left. I'm going to send you a link of history class, and we'll study this para and including the last para of this chapter in tomorrow's class. Okay? कल हम इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो आप अपनी Thank you, प्रॉब्लम्स जो, ma'am. हाँ जी वेलकम, आप अपनी प्रॉब्लम्स जो ओके हैं मैम। वो भी कलेक्ट अप कर लीजिएगा।